तो फ्रेंड्स हम लोग आज साइंस के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन से 60 तक हम लोगों ने कर लिया है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? ऑप्शन ए है बैठने की स्थिति में, ऑप्शन बी है खड़े होने की स्थिति में, ऑप्शन सी है जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी खड़े होने की स्थिति में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एक व्यक्ति खड़े होने की स्थिति में पृथ्वी पर अधिक भार डाल सकता है। पृथ्वी पर डाला गया दबाव बल तथा आरक्षित किए गए क्षेत्रफल के अनुपात की स्थिति में जब सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो भार अधिक होगा, जबकि लेटने और बैठने की स्थिति में क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और व्यक्ति का भार समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे भार पृथ्वी पर कम लगता है। P=F/A इसका फार्मूला हो जाता है। P क्या है तो दाब है और F बराबर बल या भार होगा और A एरिया है, क्षेत्रफल जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन फाइनल हो गया, उसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखिएगा। भौतिक रसायन पहला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? समान रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई क्या दिया है? नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है तो बढ़ जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में अशुद्ध वाष्प के दबाव को कम कर देती है, जिसका अर्थ होता है कि क्वथनांक तक पहुंचने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाइड्रोजन के परमाणु n वें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन ए दिया है 1/n², ऑप्शन बी दिया है 1/n, ऑप्शन सी दिया है n², ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है। TRE 2 का क्वेश्चन है, GS में पूछता है, तो इसका आंसर होगा n², ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक परमाणु प्रोटॉन से निर्मित होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन संलग्न होता है। हाइड्रोजन परमाणु के n वें स्थिर कक्ष का हाइड्रोजन परमाणु n² के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है? इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ऑप्शन ए दिया है अपचयन, ऑप्शन बी दिया है उपचयन, ऑप्शन सी दिया है रेडॉक्स रिएक्शन, इसको अपचय अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई दिया है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अपचयन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीजन के सहयोग के लिए होता है। दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में ह्रास अपचयन कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के प्रक्रम को अपचयन कहा जाता है। 2ZnO, इसके बाद से इसका क्या अभिक्रिया बनता है तो 2N+O2 में टूट जाता है। इसको देखिएगा आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है बोरोलियम, ऑप्शन सी है बोरान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लिथियम। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत त्रिज्या का एक सटीक माप प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार दो बाधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधार पर त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। बंधन के आधार पर परमाणु की अलग अलग त्रिज्या होगी, इसलिए परमाणु का कोई निश्चित दायरा नहीं होता है।
परमाणु की कोई भी त्रिज्या उनके द्वारा बनाए गए बंधों पर निर्धारित की जाती है। उपयुक्त विकल्प में से लिथियम परमाणु की त्रिज्या 167 pm होती है, जो सर्वाधिक है। अन्य विकल्पों में बोरोलियम और बोरान की परमाणु त्रिज्या। बोरोलियम की परमाणु त्रिज्या 112 pm होती है और बोरान की 87 pm होती है। इसका नोट देखिएगा। फ्रांसियम की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होती है 348 पिकोमीटर। और हीलियम की कितनी होती है? तो हीलियम की सबसे न्यूनतम होती है 0.208 nm। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ईथेन, ऑप्शन बी है इथिलीन, ऑप्शन सी है मिथिलीन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एथिलीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, देख लीजिएगा। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एक रंगीन गैस है जिसका उपयोग मतलब रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो C2H4 होता है। इसके संपर्क में आने पर फल पक जाता है। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो फलों को पकाने में। क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। ये उत्पाद फलों को पकाने की प्रक्रिया में तेज करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अपक्रिया है? तो यह कौन सी अपक्रिया है? देखिएगा। उदासीनीकरण, विघटन, संयोजन। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उदासीनीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है। यह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। NaOH प्लस HCl क्या बनाता है? तो NaCl प्लस H2O। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है कुछ खाद्य पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले अम्ल। सिरका में क्या पाया जाता है? तो एस्टिक एसिड यानी कि एस्टिक अम्ल। और देखिए क्या दिया है। सेब में क्या पाया जाता है? तो सेब में मैलिक एसिड। और दूध में तो दूध में लैक्टिक एसिड। नींबू के रस में तो नींबू के रस में सिट्रिक एसिड। अंगूर में टार्टरिक अम्ल। अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल, नींबू के रस में सिट्रिक एसिड और दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक एसिड यानी मैलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी दिया है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ऑप्शन सी दिया है कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। Fe+2HCl तो मिलकर क्या बनाता है? तो FeCl2 आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर FeCl2 आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। धातु और अम्ल की क्रिया कराने पर नमक और हाइड्रोजन गैस बनता है। इस अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक होता है? ऑप्शन ए गैस्ट्रिक जूस,
ऑप्शन बी है रक्त प्लाज्मा, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रक्त प्लाज्मा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। मानव रक्त प्लाज्मा का पीएच 7.4 से अधिक होता है। पानी में घुलनशील पदार्थों की अम्लता और क्षारीयता को मापने को पीएच मान कहलाता है। पीएच का मान 0 से 14 तक निर्धारित होता है। पीएच मान 7 से पदार्थों को उदासीन पदार्थ माना जाता है, जबकि 7 से ऊपर वाले को क्षारीय कहा जाता है। जो 7 होता है उसको 7 से कम होता है उसे अम्लीय प्रकृति कहते हैं, और 7 से अधिक वाले को क्षारीय कहते हैं, और जो 7 होता है उसको उदासीन कहते हैं। अगला है कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन से कौन सा क्वेश्चन पूछे गए देखिएगा। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। लेड पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। इसमें कमजोर सहसंयोजक बंधों द्वारा कार्बन परमाणुओं को फिसलयुक्त प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण इसकी प्रकृति कोमल होती है और इसे भारी मशीनों में ठोस संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए मिथानॉल, ऑप्शन बी है हेक्सेनॉल, ऑप्शन सी है एथेनॉल, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा एथेनॉल। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। एथेनॉल निर्जल एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है, जिसका गेहूं, मक्का, गन्ने तथा शक्कर में उत्पादित किया जाता है। स्टार्च की मात्रा उच्च होती है। एथेनॉल का उपयोग पीने के लिए शराब के रूप में किया जाता है, जबकि मेथनॉल और हेक्सेनॉल अल्कोहल शराब के रूप में किया जाता है। मेथनॉल का अणु सूत्र C3OH होता है और कास्ट अल्कोहल और कास्ट स्पिरिट भी इसे कहते हैं, क्योंकि पहले इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। यह अत्यंत विषैला होने के कारण पानी पीने के लिए उपयुक्त होता है। मेथनॉल और हेक्सेनॉल अल्कोहल शराब पीने के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं और एथेनॉल का उपयोग शराब पीने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है CaCO3, MgSO4, CaHCO3 का ट्वाइस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, CaHCO3 का ट्वाइस। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaHCO3 पानी में घुलने पर पानी को कठोर बना देती है। पानी की कठोरता बाइकार्बोनेट, सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर देता है। CH3COOH, C6H8O7, CH3CH2COOH, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, C6H8O7। साइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमंगनेट, जिसमें लाल दवा भी कहा जाता है, इसका रंग नष्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी C/2, ऑप्शन बी C/137, ऑप्शन 4 दिया है एक से अधिक, ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल C/137 होती है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र होता है? ऑप्शन ए मोनोजाइड, ऑप्शन बी चीनी मिट्टी, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा Al2O3 2SiO3.2H2O। किसका रासायनिक सूत्र है? तो चीनी मिट्टी का। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये TRE2 के GS में पूछा था। Al2O3.2SiO2.2H2O चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। चीनी मिट्टी या केलोनाइट एक प्रकार की सफ़ेद या सुघट मिट्टी है जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। इसका रासायनिक संगठन जल युक्त एल्यूमिनो सिलिकेट Al2O3.2SiO2.2H2 है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी की तेल की सतह ऑप्शन ए उठेगी, ऑप्शन बी गिरेगी, वैसी ही बनी रहेगी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा गिरेगी। मिट्टी के तेल में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी का तेल गिरेगा। पानी और मिट्टी का तेल अमिश्रणीय प्रकृति के पदार्थ है, फिर भी पानी के टुकड़े बर्फ की ठोस अवस्था में मिट्टी के तेल में डालने पर बर्फ का आकार 3/4 भाग बराबर तेल को विस्थापित करता है, जिससे पहले तो तेल की ऊपरी सतह उठती है, परंतु बर्फ के पिघलने पर पानी की ऊपरी सतह को आच्छादित कर देता है अमिश्रणीय प्रकृति के कारण, और तेल की सतह स्तर गिरकर अपनी प्रारंभिक सतह को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अगर मिट्टी के तेल में हम लोग बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो वह गिरने लगेगा। अगला टॉपिक है कार्बनिक रसायन। पहला क्वेश्चन है, लुईस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यात करता है? ऑप्शन ए क्षार, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी है प्रोटोनिक एसिड, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्षार। जीन लुईस ने अम्ल और क्षार का वर्णन करने के लिए एक वैकल्पिक अवधारणा प्रस्तावित किया। इन्होंने संरचना और बंधन के आधार पर अम्ल और क्षार की सामान्यीकरणीय व्याख्या की है, अतः इसका उपयुक्त आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? फार्मेशन, स्प्लिटलिंग, हाइड्रोलिसिस, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोलिसिस। अम्ल और क्षार की प्रक्रिया को उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण प्रक्रिया का व्युत्क्रम हाइड्रोलिसिस होता है। इस अपक्रिया के उत्पाद अम्ल और जल है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और कुछ अतिरिक्त जल अणुओं का विलयन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? सिरका, रक्त, धुआं, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सिरका कोलाइड नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सिरका या एस्टिक एसिड CH3COOH जल में वास्तविक विलयन का उदाहरण, न कि कोलाइड विलयन का। कोलाइड विलयन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है कि कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जबकि वास्तविक विलयन 2 या अधिक घटकों का समरूप मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माचिस की डिब्बी रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? पोटेशियम क्लोरेट, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फास्फोरस। माचिस की डिब्बी रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक लाल फास्फोरस और बारीक पिसा हुआ कांच का पाउडर होता है। लाल फास्फोरस एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील पदार्थ है। जब माचिस की तिल्ली को डिब्बी पर रगड़ा जाता है तो उत्पन्न घर्षण और गर्मी के कारण लाल फास्फोरस माचिस की तिल्ली में पोटेशियम क्लोरेट के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिसके कारण उनके बीच अग्नि की लौ उत्पन्न होती है और माचिस की तिल्ली जल उठती है।
फ्रेंड्स हम लोग आगे का क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।